स्वागत करते हैं एडवोकेट अमित सीमर जी का। आमतौर पे लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आप पेशे से लॉ में गए, आपने क्यों सोचा कि मैं लॉ में जाऊंगा? स्टार्टिंग में जब चंडीगढ़ आया तो 6 महीने तो मैं हर हफ्ते घर जाता था, क्योंकि यहाँ पे मन नहीं लगता था। कई बार रोने भी लग जाता था। एक टाइम तो ऐसा भी था कि रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो आप कब मानते हो मेरा बच्चा सक्सेस हो गया? देखो, मैं ऐसा है कि सक्सेस का तो कोई मायने नहीं है सौरभ जी। सक्सेस तो आदमी की सेटिस्फेक्शन होती है। जब आदमी सेटिस्फाई हो जाए वो उसके लिए सक्सेस है। कि प्रेजेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 28 जजेस जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के पास आउट है। हाँ, तो इस चीज़ से बड़ा बूम मिलता है। जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो लगता है कि हाई कोर्ट हमारा घर है। तो जो आप वो सीमर इंस्टीट्यूट का गुरु मंत्र है, फिर वो आप अपने इंस्टीट्यूट में बताते हो? हाँ, नहीं, वो तो देखो, हम भी, हमारा एक ही गुरु मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। नमस्कार। अक्सर सपने तो हर कोई देखता है, पर अपने सपनों के साथ जो दूसरों के सपने साकार कर दे, शायद असली मसीहा वही होता है। जी हाँ, आमतौर पे हर कोई सोचता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मेहनत करते हैं हम, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है। पर उनके पीछे उनको बनाने वाला शख्स हमेशा कहानी में शायद हमें नजर नहीं आता। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने वकील, कितने जज अपने कोचिंग के जरिए बना दिए। जी हाँ, स्वागत करते हैं एडवोकेट अमित सीमर जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू, थैंक यू। अमित जी सीमर लॉ क्लासेस के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। पेशे से वो एक एडवोकेट हैं और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो अमित जी, पहले तो आपका कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी, तो थैंक यू। हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें, जो भी लोग लॉयर हैं या लॉ में जाना चाहते हैं या फिर इसी पेशे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का एपिसोड उनके लिए बहुत खास है। कोई आपके डाउट्स होंगे वो सारे हम क्लियर भी करेंगे, और जो भी नई नई बातें होंगी शायद इस पेशे से जुड़े हुए, जो हम शायद सुनते हैं, जो हमें नहीं पता था, वो भी जानेंगे। तो अमित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आमतौर पे लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आप पेशे से लॉ में गए, आपने क्यों सोचा कि मैं लॉ में जाऊंगा? ऐसा तो मैंने कुछ सोच के इसमें स्पेशली नहीं आया था। पहले मैंने +2 करी थी मेडिकल से, फिर मैंने एसडी कॉलेज से बीएससी करी थी, बीएससी मेडिकल। उसके बाद से साइंस में इंटरेस्ट मेरा टोटली ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एलएलबी करी जाए। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से 3 ईयर एलएलबी का कोर्स करा था। बट आप देखते हैं, हम जब आमतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं, आमतौर पे लोग वकील बन जाते हैं, जहाँ होता है कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लो, इधर चले जाओ। बट आपने ना जाने कितने ही वकील और जज बना दिए। तो कोचिंग देने का जो लक्ष्य था वो कैसे आपने निर्धारित किया? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाऊंगा और यहाँ तक पहुंचूंगा। एक्चुअली 2012 में मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी। मैंने हॉस्टल के रूम में ही पहली बार में 5 स्टूडेंट पढ़ाए थे। उसके बाद थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो फिर तब से अब तक ये कंटिन्यूअसली टीचिंग ही कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब आपने एक हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट किया। तो अमित जी, आज आपका 24 में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो एक छोटे से हॉस्टल से कमरे से लेके अब तक की जो जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये सौरभ जी, एक्चुअली जो पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉज है, उसके एंट्रेंस टेस्ट से मैंने ये कोचिंग का देने का स्टार्ट करा था। पहली बार मैंने 1 नंबर बॉयज़ हॉस्टल में 2012 में मैंने 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो उस टाइम 5 में से 3 की सिलेक्शंस हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2013 में भी कोचिंग दूंगा। मैं 12 में कोचिंग दे के और दिल्ली चला गया था जुडिशरी की कोचिंग लेने। बट फिर वहाँ दिल्ली में मेरा रहने का मन नहीं करा, तो फिर मैं वापस चंडीगढ़ आ गया। तो फिर मेरे पास कॉल आने लगी कि सर तैयारी करा दो। तो फिर मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम सेक्टर 38 में 38D में पहली बार मैंने कोचिंग दी थी, और तब से लेके अब तक कि सिलसिला जारी है। अमित जी, जब ऐसे जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, दिमाग में बहुत चीजें होती हैं, भी चलेगा नहीं चलेगा, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। तो आपको कौन कौन सी परेशानियां थी जो मेजर आपको फेस करनी पड़ी उस टाइम पे? सौरभ जी, एक्चुअली देखो, मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन करूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में इस लेवल पे पहुंच जाएगा। बेसिकली जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है, तो मेरे पेरेंट्स का भी यही सपना था कि ये हमारा लड़का आईएएस बन जाए, या एसएससी में कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर वहाँ बन जाए। मैं एक्चुअली बेसिकली मैं हरियाणा में जींद सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
+2 तक की पढ़ाई तो मैंने जींद से करी थी। +1 +2 में मेडिकल रखा था, वो भी मैंने +1 में नॉन मेडिकल रखा था ड्यू टू पेरेंट्स ने बोला था। उस टाइम बीटेक का बहुत क्रेज़ होता था। तो भाई जिस दिन मैंने मैथ्स की क्लास लगाई तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। आयोटा आयोटा का टॉपिक करा रहे थे तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। तो मैंने पेरेंट्स को बोला भाई मेरे से तो पढ़ा नहीं जाएगा मैथ्स बिल्कुल भी। तो प्रिंसिपल सर के पास गए, मैं कहा सर मेरी स्ट्रीम चेंज कर दो, मेडिकल कर दो। वो कहते कि बेटा अब तो सीट फुल होगी। तो मैं कहा मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, नॉन मेडिकल तो ऑन ही नहीं है। तो फिर प्रिंसिपल सर ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और मेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर मैंने +2 पास कर ली। और भाई +2 में मेरी फिजिक्स में रीअपियर आ गई थी। तो उस टाइम सीबीएसई का ऑफिस होता था सेक्टर 32 में, एसडी कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो उधर मैं बीइंग ए प्राइवेट कैंडिडेट जो फिजिक्स का एग्जाम दिया था उसके मैं डीएमसी लेने आया था। तो मैंने पहली बार उस टाइम में चंडीगढ़ आया था, अकेले आया था बस में। तो फिर मैंने देखा था एसडी कॉलेज, तो मेरे को एसडी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और तो वहाँ पे ठीक लगा। तो मैंने पेरेंट्स को जाके बोला कि भाई मैंने तो पढ़ना एसडी कॉलेज में है। तो फिर एसडी कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई थी। उधर मैंने बीएससी मेडिकल करी थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वोकेशनल सब्जेक्ट रखा था। तो स्टार्टिंग में जब चंडीगढ़ आया तो 6 महीने तो मैं हर हफ्ते घर जाता था, क्योंकि यहाँ पे मन नहीं लगता था। कई बार रोने भी लग जाता था। और कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि उस टाइम मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था। आई थिंक मैं बीएससी में आई थिंक हम 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ़ोन भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे फिर हमने पढ़ाई करी। लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था। चंडीगढ़ आया था हरियाणा के छोटे से शहर से, तो इतनी इंग्लिश पे कमांड भी नहीं थी। तो यहाँ तो थोड़ा जो था वो हाई लेवल का काम था। तो धीरे धीरे फिर न्यूज़पेपर पढ़ा। डेली मैं कुछ पढ़ता नहीं पढ़ता था, बट इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, ग्रेजुअली द हिंदू। उससे फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया जनरल नॉलेज में, इंग्लिश में। तो आज वही मैं बच्चों को अपना ज्ञान जो दे रहा हूँ स्ट्रगल का। उसके बाद एसडी कॉलेज में भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, मैं बताऊँ साइंस में। तो मेरे को था कि भाई बस बीएससी हो जाए, साइंस से छुटकारा मिल जाए। तो फिर मैंने एलएलबी की तैयारी करी, एंट्रेंस की। और मैंने जब तैयारी करी थी मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी। तो मेरा एडमिशन भी डीयू में भी हो गया था, पीयू में भी हो गया था। मैं टॉपर्स में आया था उस टाइम। यहाँ पे 46 रैंक था पीयू में, डीयू में 18 रैंक था ऑल ओवर इंडिया। मेरा मास कॉम में भी 3rd रैंक था, जो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म है। एमएससी आई थिंक एनवायरमेंटल में भी मेरा एडमिशन हो गया था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था। फिर आई वेंट फॉर एलएलबी। एलएलबी करी, बॉयज़ हॉस्टल नंबर 1 मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में घूम लिए, इधर उधर धक्के खा लिए। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई। बट मेरा ये था सौरभ जी कि मैं बेशक पॉलिटिक्स में घूम रहा हूँ, बेशक मैं कहीं घूमने गया हूँ, मेरे को घूमने का बहुत शौक था। सेक्टर 17 और रिलायंस मॉल। एक टाइम ऐसा भी था एलएलबी में, मैं हफ्ते में 2 दिन रिलायंस मॉल जाता था घूमने। एलएलबी में भी, एलएलएम में भी, स्पेशली इन समर्स तो रिलायंस मॉल में बहुत घूमते थे। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी सौरभ जी। मैंने जो करंट अफेयर्स हैं, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, वो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था 7-8 साल में चंडीगढ़ रह के। तो फिर मैं जब एलएलबी फाइनल सेमेस्टर में था तो पेरेंट्स ने बोला भाई अब तैयारी कर ले, अब आगे जॉब करनी है ऐसे। तो मेरे को ये था, क्योंकि फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे को ये था कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब ठीक है आदमी दाल रोटी खा सकता है, बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने आई डिसाइडेड कि मैंने तो टीचिंग करनी है। अब घर वाले ने बोला कि और पैसे नहीं देंगे, तो मैं कोई नहीं, मैं पढ़ा लेता हूँ स्टूडेंट्स को। तो बॉयज़ हॉस्टल नंबर 1 में मैंने अपने ही रूम में पहली बार 5 मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, जिसमें से 3 की सिलेक्शन भी हो गई थी डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 3 ईयर में। फिर उसके बाद 2013 में मैंने सेक्टर 38 में पहली बार किसी के साथ क्लब करके मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम से सक्सेस मिल गई सौरभ जी। मैंने अपनी लाइफ का मोर देन ए डेकेड, अब आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेकेड मेरे को टीचिंग लाइन में हो गया। 13 साल से मैं टीच कर रहा हूँ। तो हर साल मैंने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करी है। 2000 स्पेशली जो मेरे को जो एक पुश मिला 2017, 18, 19 में जो मेरे रिजल्ट्स थे वो बहुत सुपर रिजल्ट्स आए थे। 2017, 18, 19 38 सेक्टर में मैं था। और फिर 2020 में जब कोरोना लगा तो उस टाइम एकदम से धक्का लगा था, क्योंकि मेरे जो सर्कल वाले थे, कोई जज लग गया था, कोई एडीए लग गया था, कोई लॉ ऑफिसर लग गया था, किसी की बैकग्राउंड पहले से इतना स्ट्रॉन्ग था, कोई पॉलिटिक्स में गया था। फिर क्योंकि मेरे को ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी, हम सिंपल टीचर थे वाइट बोर्ड पे लिखने वाले।
फिर हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, जूम ऐप पे क्लासेस लेनी स्टार्ट करी, गूगल मीट पे। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा। स्पेशली उस टाइम मेरे पास पंजाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए ऑनलाइन, तो उस टाइम मेरे को एक बहुत बड़ा पुश मिल गया था। तो उसके बाद 2021 में भी ऑनलाइन टीच करा। 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जगह लेके सेक्टर 24 में मैंने एक, आप लगा लो कि कोरोना के बाद रीस्टार्ट करा। और 22, 23, 24 ये जो 3 साल जो मेरे रिजल्ट्स थे बाय गॉड्स ग्रेस, ये मतलब इन 3 साल में मेरे मोर देन 200 स्टूडेंट्स का एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ। डीयू में भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन एनएलयू में भी हुआ। तो ये मेरी लाइफ का पीक जो था 2023, 24, 25 जो भी चल रहा है। बट हर साल सौरभ जी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे मतलब कितनी भी प्रॉब्लम आई। एक टाइम तो ऐसा भी था कि रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो किसी के साथ क्लब करके उस टाइम डीएवी कॉलेज के एक प्रोफेसर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उनकी जगह थी, उनका स्पेस था, उसमें मैं जाके टीच करता था। तो ऐसा है कि हर साल हमने, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, अपने अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करा है। रिजल्ट जितने मर्जी अच्छे आ गए, हमने अपने नोट्स में इम्प्रूवमेंट करी, वे ऑफ टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करी, मॉक टेस्ट ज़्यादा लिए, और हर चीज़ में अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा करी। हम जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ा भी नहीं सकते। मैं आज भी खुद भी पढ़ता हूँ, चाहे करंट अफेयर है, चाहे जनरल नॉलेज है, लीगल है, मैं खुद टीच करता हूँ। मैं जीके के सारे सब्जेक्ट खुद टीच करता हूँ एक्सेप्ट साइंस। लॉ के खुद टीच करता हूँ एक्सेप्ट फैमिली लॉ। मैथ रीजनिंग के दूसरे टीचर हैं। तो ये हमने कभी मतलब हमेशा हमने एक स्टेप आगे का सोचा है। हम इस लेवल की तैयारी कराते हैं कि पीयू का एंट्रेंस का जो लेवल होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उससे एक स्टेप आगे की तैयारी है। तो उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट भी आ जाए, इजी भी आ जाए, तो स्टूडेंट ईजिली उसको क्रैक कर सकते हैं। लास्ट ईयर बड़ा एक ऑब्स्टिकल आया जब मई मंथ में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम फॉर 10 to 15 days आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, बट उस टाइम भी मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। उस टाइम भी मैं मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ाता रहा। तो अब मेरे को लगता है कि स्ट्रगल जितने आते हैं, स्ट्रगल जितने फेस करेंगे, उससे आदमी ज़्यादा निखर के आता है। तो जर्नी अभी जारी है, और ये होप करते हैं कि और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस कराएंगे। और एक मुझे ये बात भी कहते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी अक्सर 3 गेट हैं, कहते हैं चौथा गेट सीमर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहाँ पे जो चला गया ना वो सीधा लॉ डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतना अच्छा सब कुछ कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो? सौरभ जी, इसका एक ही है, हार्ड वर्क। अब हमारा जो कोर्स है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हम ऐसे कोई क्रैम नहीं कराते, हम पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। लाइक वी कवर बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल का पूरा, मैथ रीजनिंग की अलग से क्लासेस लगाते हैं। हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हमारा सिर्फ ये नहीं है कि एलएलबी एडमिशन तक का है ये, इसमें आगे भी आपने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है हमारा कोर्स। तो बस सिर्फ और सिर्फ प्योर हार्ड वर्क है इसमें, और कोई वो नहीं। तो लोग ऐसे एलिगेशन नहीं लगा देते कि सीमर जी के इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सीमर जी यूनिवर्सिटी बैठे हैं, तो वहां से कुछ वो चलता होगा उनका? नहीं, एलिगेशंस तो बहुत लगते हैं। जैसे ही बंदा थोड़ी बहुत भी तरक्की करता है तो कुछ लोग तो एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एलिगेशंस तो बहुत लगते हैं। लास्ट ईयर हमारे 100 से ज़्यादा एडमिशंस कैंपस में हुए थे, तो लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे। बट इसकी क्लैरिटी मैं तो क्या दूँ, मेरे जो भी मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ा है, आप उनसे इसकी क्लैरिटी ले सकते हो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्योरली हार्ड वर्क पे बेस्ड है। हाँ, वो अक्सर कहते हैं ना, जब आप तरक्की करते हो तो टांग खींचने वाले हाँ ज्यादा जी, हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित जी, इतना सब कुछ मैनेज करते हो, आप का दिनचर्या कैसे रहता है? मतलब पढ़ना भी पड़ता होगा आपको, आप खुद भी रिसर्च स्कॉलर हो, बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास मतलब इतने काम कैसे मैनेज करते हो फिर पूरा दिन ऐसे? सौरभ जी, एक्चुअली रियलिटी ये है कि साल में 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जनवरी से जून तक वो फुल प्रेशर होता है। उस टाइम तो नींद भी पूरी नहीं होती है, 4-5 घंटे का जो स्लीपिंग पैटर्न रहता है। और फिर मैनेज भी करना, फिर टीचिंग का भी, नोट्स का भी, तो ये पूरा मैनेज तो करना पड़ता है। मैनेजमेंट ही असली गेम है, मैनेजमेंट और हार्ड वर्क। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरी पूरी टीम है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं, पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत हेल्प करती है, और भी मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत हेल्प करता है। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है, ये मेरे अकेले के एफर्ट्स नहीं है। मेरे बिहाइंड द कर्टेन ये एक पूरी टीम है। मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइपिंग है, प्रिंट आउट वाले जो भैया हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैथ्स रीजनिंग के टीचर हैं,
साइंस के टीचर है, फैमिली लॉ के टीचर है मेरे पास एक, वो बहुत अच्छा टीच करते हैं। तो ये कंबाइंड एफर्ट है, ये मतलब मेरा अमित सीमार का एफर्ट नहीं है, ये टीम एफर्ट है, तब जाके ये रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब तक कितने बच्चे आपके साथ जो जो थे वे यूएलएस से या 3 ईयर लॉ से, या कितने बच्चे आपसे निकल गए होंगे जो अच्छी अच्छी जगह पे आजकल होंगे? सौरभ जी एग्जैक्टली तो देखो इस चीज़ का ध्यान नहीं है, हम्म। बट ये है कि करंटली मेरे मोर देन 300 स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज का तो जो हमारा सक्सेस रेट है वो बाय गॉड्स ग्रेस के जो भी स्टूडेंट मेहनत करता है एडमिशन, मतलब 100% तो देखो पॉसिबल नहीं है, हम्म। 70-80% स्टूडेंट्स का कैंपस में एडमिशन हो जाता है। और लास्ट ईयर यूएलएस में भी हमारे 72 एडमिशन्स हुए हैं, तो अच्छा है, बाय गॉड्स ग्रेस चल रहा है बस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी हम बता देते हैं कि यूएलएस के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, और जिन्होंने अब सोचा हुआ है ना कि एडमिशन लेनी है बट अभी तक सीमर लॉ क्लासेस नहीं है, तो उनको फटाफट जाके सर के पास जा चले जाना चाहिए। तो अमित जी, एक ना कल्चर मैं देख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, पहले होता था एसएससी की तैयारी कर ली लोगों ने, आईएएस की तैयारी कर ली, या सिविल सर्विस। चंडीगढ़ में इतना कल्चर नहीं था, शुरू में आपका बहुत पुराना इंस्टीट्यूट हो गया, बट अभी मैं एक ट्रेंड सा देख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे लॉ इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं। तो इस लाइन में भी कंपटीशन होता है ऐसे कुछ? हाँ जी, कंपटीशन तो देखो जहाँ भी जाओगे हर फील्ड में कंपटीशन है, बट आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि एक तो लॉ की तरफ जो रुझान है वो डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलएलबी करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि लॉ करने के बाद आपके जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत वाइडन हो जाते हैं। एक तो आप जुडिशरी में जा सकते हो, जुडिशरी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। हालात ये है कि स्टूडेंट्स कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। कंपटीशन जुडिशरी में कंपैरेटिवली आप आईएएस, एसएससी, बैंकिंग या टीचिंग लाइन में देखोगे तो जुडिशरी में देयर इज लेस कंपटीशन एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। इसमें जैसे पंजाब में बहुत कम कंपटीशन है जुडिशरी में, जिसके पास पंजाबी है वही जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो उसके बाद आप लॉ ऑफिसर का स्कोप है। पंजाब इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे हर पुलिस स्टेशन में लॉ ऑफिसर रख रहे हैं। वो जो भी एफआईआर जो पुलिस वाले जो लिखते हैं, लॉन्च करते हैं, वो पहले लॉ ऑफिसर चेक करेगा, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट जो हर पुलिस स्टेशन में लॉ ऑफिसर रख रहा है। इसके बाद आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसमें कर सकते हो, जिसको हम पीपी बोलते हैं, सरकारी वकील। आजकल बैंक्स में लॉ ऑफिसर लग रहे हैं, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज में लॉ ऑफिसर लग रहे हैं। और प्रैक्टिस तो इसमें है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिटिगेशन जो है वो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ रहा है। लिटिगेशन केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत सारे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसमें आर्मी में जा सकते हो, जज एडवोकेट जनरल, नेवी में आप जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, अपनी लीगल फर्म बना सकते हो। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बढ़िया स्कोप किसी और फील्ड में आज के दिन है। तो इसीलिए ज्यादा क्राउड जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और एक और रीजन इसका ये है कि रिसेंटली जैसे कनाडा में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो काफी स्ट्रेंड हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स का वहाँ जाना कम हो गया। वीजा जो है यूएसए का और कनाडा का वो मिलने में आजकल काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं जा पा रहे बाहर, तो वो एलएलबी की लॉ की तरफ जा रहे हैं। और आजकल थोड़ा बहुत रिवर्स माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, कनाडा यूएसए से लोग वापस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं। तो मेरे पास भी 5-7 स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा से कोचिंग ले रहे हैं। तो ये फील्ड जो है ये बूमिंग पे है, और मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल तक ये भी, इसका पीक अभी आना है। तो वही ना, जैसे एक ट्रेंड है चंडीगढ़ में भी हम कहते हैं कि आमतौर पे जैसे पहले ना इंजीनियरिंग के लिए कहते थे कि चौथी ईंट दीवार में हर चौथा बंदा इंजीनियर होता है, तो चंडीगढ़ में भी एक ट्रेंड है कि हर बंदा कहता है कि लॉ जरूर करनी है मेरे को। तो शायद यही कारण है कि जो आपने इतना बताया कि लॉ का इतना फायदा, तो शायद यही चीजें हैं जो हर बंदा चाह रहा है कि मेरे को लॉ करनी है। सौरभ जी फायदा तो देखो इसमें, ये तो एवेन्यूज है। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब के जो पर्सनल है वो भी एलएलबी करते हैं। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में इवनिंग में भी लॉ होती थी, तो अब तो उसको बार काउंसिल ने बैन कर दिया था, बट अब शायद वो दोबारा से भी स्टार्ट हो सकती है। तो एलएलबी तो मुझे तो ये लग रहा है कि एलएलबी हर आदमी को करनी चाहिए। इससे एक तो आपको बोल्ड हो जाते हो, आपको अपने राइट्स की नॉलेज आती है, लॉ का पता लगता है। और ये लॉ जो है लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, ये सबको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग लॉ करेंगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस आएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ ना वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जब मैंने बात करी थी ना, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर वो भी देखते हैं कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि जैसे टॉप पर आ गया तो उसको पैसे दे दीजिए, हमारा ही बच्चा था, फोटो हम सब फोटो लगा देते हैं उसकी। तो उस चीज को आप कैसे देखते हो कि फिर वो एक, हम एक और टर्म भी यूज करते हैं ना, अभी एक भी रैंकर अलग रख दिया, बैंकर अलग रख दिए कि हाँ ये तो ठीक है, हमारे होशियार बच्चे हैं, ये चल जाएंगे, जहाँ से हमारा पैसा आएगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ना आजकल एक बिजनेस बन गया।
तो वो एजुकेशन हब कम, वो बिजनेस ज्यादा मेरे को दिख रहा है। और दिल्ली वाली साइड अगर चले तो वो तो और ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग देखो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो कोचिंग सेंटर एक बिजनेस है। वो इससे सिर्फ पैसा जनरेशन का है कि ये सोर्स है। और ये तो बात सही है कि ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स जो टॉपर्स की फोटो लगाते हैं वो ज्यादातर पेड होता है, ये तो इसमें बिल्कुल है। लेकिन ये है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये बड़ा नोबल कॉज है। आप इससे चलो रेवेन्यू तो चलो जनरेट होता है, बट ये एक नोबल कॉज भी है, सोशल कॉज भी है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी होती है। इंडिया में जो एक बहुत बड़ा रीजन है यूथ में, लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप इंटीरियर्स में चले जाओ, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं इंडिया में जो बहुत बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। तो ये ठीक है, फोटो भी पेड लगती है, सब कुछ होता है, बट इसके टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ये है इसमें। बट वही ना, एक हम प्रेशर जो आज यूथ पे भी देखते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना हो जाता है, कहीं पेरेंट्स प्रेशर इतना हो जाता है, क्योंकि हम पीछे देखे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइडल केसेस बहुत हमने देखे। तो यूथ के ऊपर जो इतना प्रेशर आ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है या कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है, फिर उसको आप कैसे देखते हो? और आपके पास भी इतना यूथ आता होगा, फिर उनके भी सौरभ प्रॉब्लम जी, जो ये मोस्टली जो सुसाइडल केस है, कोटा साइड जो राजस्थान में जो कोचिंग का हब है पूरे इंडिया का, वहाँ पे आईआईटी, जेई, नीट, यूजी, पीजी की जो कोचिंग होती है वहाँ पे सुसाइडल केस है। एक तो मुझे लगता है कि आजकल इंडिया में जो कल्चर है कि बच्चे को स्कूल में तो एडमिशन डमी कराते हैं पेरेंट्स, 8th 9th 10th 11th वो डमी रखते हैं और कोचिंग सेंटर में डालते हैं। और कोचिंग सेंटर में जो बहुत सारे टीचर्स तो देखो ये है कि बच्चों को मोस्टली टीचर्स तो एनकरेज करते हैं, बट कुछ एक टीचर्स हैं जो बच्चों को ना बहुत डिस्करेज भी करते हैं। वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, भाई ये पढ़ के आ रहा है तो तू क्यों नहीं पढ़ के आ रहा। तो ये एक इसका एक मेजर रीजन है। और ऐसा भी है कि जब सपोज करो कोई बच्चा अगर अमृतसर से अगर वो कोटा कोचिंग लेने जा रहा है, तो वहाँ दूसरे शहर में पीजी लेके रहना, वहाँ का फूड आपको सूट करेगा नहीं करेगा, रात को नींद आ रही है कि नहीं, रूममेट आपको कैसा मिलेगा कैसी मिलेगी, वो काफी एक ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, वहाँ पे बच्चे का रहने का, वहाँ पे कंडीशंस को एडजस्ट करने का बहुत सारे प्रेशर्स उस टाइम स्टूडेंट के ऊपर होते हैं। और फिर उनको एडमिशन भी डमी है, +2 में भी अच्छा स्कोर करना है और आईआईटी, जेईई, नीट भी क्लियर करना है। तो ये एक कंबाइंड जो है वो एफर्ट है जो मतलब सुसाइड जिसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं। पर सिमर जी, एक ऐसा भी है ना कि जैसे आप तो चलो लॉ में आ गए, अब जैसे कहते हैं ना, वकील का बेटा वकील बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, तो पेरेंट्स की तरफ से वो बहुत प्रेशर आ जाता है। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं भी हाँ, पेरेंट्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया हो किसी बच्चे को, तो ऐसे नहीं, केसेस? ये तो बहुत आते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा एलएलबी कर ले, बच्चा चाहता है मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊं या कुछ सोशल मीडिया में कुछ कर लूं या और कहीं चला जाऊं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में चला जाऊं। बट ये तो है कि बच्चे वकील का बच्चा वकील ही बनना चाहता है, वकील अपने बच्चे को वकील ही बनाना चाहता है, क्योंकि ये मतलब जो वकालत का पेशा है वो है 7 पुश्तों का है। आपकी प्रैक्टिस चल गई तो आपकी 7 पुश्तें सेट हो जाती है उसमें। तो पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि जब उसका ऑफिस सेट है, वकील अच्छी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, तो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ आके प्रैक्टिस कर ले। तो वो ऐसे होता है भी, जैसे मान लो कि बच्चा आ गया, अब वो क्या, पेरेंट्स तो चाह रहे हैं वकील बने, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और लाइन में है, आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए आ गया, तो आप उसको क्या कहाँ पे बोलोगे, वकील बने या कहाँ जाए? क्योंकि नहीं नहीं, देखो सौरभ जी, मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, मैं कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करता। मैं सिर्फ उनको गाइड करता हूँ कि भाई ये जो टाइम है ये मेहनत करने का टाइम है। आपकी लाइफ में देखो कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ती है, या तो आप +1 +2 या ग्रेजुएशन में कर लो, या फिर एमए में कर लो, पीएचडी में कर लो, मैरिज के बाद कर लो, बुढ़ापे में कर लो। 2 3 5 साल तो आपको वो एक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क वाला फेस आपकी लाइफ में आता ही है। तो मैं बस यही समझाता हूँ उनको कि भाई हार्ड वर्क कर लोगे एडमिशन हो जाएगा। एक्चुअली डिग्री ऐसी है सौरभ जी ये कि अगर आपने कर ली तो मतलब ये है ना कि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो मिडिल क्लास लोग हैं, एंड ये डिग्री अगर आपने कर ली आपकी दाल रोटी तो चल जाएगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जुडिशरी में जा, मतलब बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये अच्छा रहता है अगर बच्चा एलएलबी कर ले तो एज ए टीचर है, आपको, आपके लिए एक स्टूडेंट का सक्सेस रेट क्या है? मतलब उस आप कब मानते हो मेरा बच्चा सक्सेस हो गया? देखो मैं ऐसा है कि सक्सेस का तो कोई मायने नहीं है सौरभ जी। सक्सेस तो आदमी की सेटिस्फेक्शन होती है, जब आदमी सेटिस्फाई हो जाए वो उसके लिए सक्सेस है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि मैं एलएलबी की कोचिंग कराता हूँ तो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा बता सकता हूँ कि इस फील्ड में जो भी जाते हैं कि अगर अच्छा वकील वो बन गया है या अच्छा जज वो बन रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि वो अच्छी सक्सेस है उसके लिए। क्योंकि वकालत को कई बार हम सोचते हैं कि वकील तो भाई ऐसे ही घूम रहे हैं वकील का, लेकिन वकालत से
अच्छा नोबल कॉज, इससे अच्छा सोशल कॉज आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो एज एन एडवोकेट। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में जो दे कैन नॉट पे, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक्ट बना है, जिसमें जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट में जाना, गवर्नमेंट उनको फ्री में एडवोकेट देती है। ये चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, मोहाली, पंचकुला, ऑल ओवर इंडिया ये फ्री लीगल सर्विस है। लीगल एड उसको बोलते हैं, लीगल एड का पैनल होता है जिसमें एडवोकेट्स होते हैं, तो वो फ्री में केस कंटेस्ट करते हैं। इन ल्यू ऑफ दैट गवर्नमेंट उनको पे करती है पर केसेस। तो ये बहुत अच्छा नोबल कॉज है जो ये वकालत का पेशा है। बिल्कुल सही बात बोली। और आमतौर पे हम कह देते हैं तभी कहते हैं भाई एक्टर तो दिख जाते हैं, कहानी का डायरेक्टर कभी नहीं, पता नहीं होता लोगों को। तो आप बहुत अच्छा नोबल कोर्स कर रहे हो साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ। तो अमित जी, एक मैं जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपने यूएलएस के भी इतना देखा, 3 ईयर लॉ का भी देखा, तो एक यूथ के लिए एज ए यूएलएस और 3 ईयर लॉ का अगर डिपार्टमेंट में पढ़ता है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है उसकी लाइफ में, क्योंकि हम और जगह पे भी लॉ तो है। देखो सौरभ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने के 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो 5 ईयर जिसको हम यूएलएस बोलते हैं जो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, और एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉज है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है लॉ का पूरे इंडिया में। यूएलएस जो डिपार्टमेंट है उसमें डिग्री करने का फायदा ये है कि 5 साल में आपको 2 डिग्री मिल रही है, बीकॉम प्लस एलएलबी या बीए प्लस एलएलबी, वहाँ पे 2 कोर्स हैं। अदरवाइज बाहर आप करोगे ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी करोगे तो 6 साल लग जाते हैं, 3 साल बीए 3 साल एलएलबी। यहाँ पे 5 साल में 2 डिग्री मिल रही है, और यहाँ पे डिग्री मिलती है ऑनर्स की, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स या बीए एलएलबी ऑनर्स। तो ये इट इज़ मोर प्रोफेशनल एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है जो जुडिशरी की जो सिलेक्शंस होती हैं, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, मुझे लगता है मैक्सिमम जजेस जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास आउट है। सपोज करो, लेटर सपोज अगर पंजाब में 100 वैकेंसीज आ रही हैं तो 50 जज अकेले पंजाब यूनिवर्सिटी से लगेंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से भी और यूएलएस से भी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोई छोटे शहर में, छोटे गांव में अगर कोई भी एक भी बच्चा अगर जज लग जाता है तो पूरे शहर में ये हो जाता है कि भाई उनका बच्चा जज लग गया तो हम भी अपने बच्चे को जज बनाना है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जुडिशरी की तैयारी का बहुत अच्छा माहौल है। लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली है, आप लाइब्रेरी बैठ सकते हो। लाइब्रेरी में बहुत सेफ माहौल है, गर्ल्स भी रात को 2 बजे भी अकेली जाती है हॉस्टल में लाइब्रेरी पढ़ने, तो आई थिंक बहुत सेफ माहौल है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये शायद ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रेजेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 28 जजेस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के पास आउट है। हाँ, तो इस चीज़ से बड़ा बूम मिलता है। जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो लगता है कि हाई कोर्ट हमारा घर है। सब एडवोकेट्स मोस्टली जजेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास आउट है, तो इससे बूम मिलता है, आपका बहुत अच्छा सर्कल बन जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे हर चीज़ है, जिसको पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिक्स कर सकता है, जिसको तैयारी करनी है तैयारी कर सकता है। तो बहुत अच्छा माहौल है पंजाब यूनिवर्सिटी में। दोनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लाइब्रेरी है, फैकल्टीज दोनों डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत रिफाइंड टीचर्स हैं। तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। तो भी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन भी पूरा लगा हुआ है यूएलएस और 3 ईयर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फुल कंपटीशन है। आप ये लगा लो, यूएलएस डिपार्टमेंट कैंपस में पंजाब यूनिवर्सिटी में 360 सीट्स हैं, तो 5000 स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होंगे एग्जाम में। अब की बार ये अंदाजा अजम्पशन है। और 3 ईयर में 300 सीट्स है कैंपस में, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2700 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। तो नो डाउट कंपटीशन बहुत है इसमें, नेक टू नेक कंपटीशन है। तो एक स्टूडेंट को आप क्या रिकमेंड करोगे, अगर इतना कंपटीशन है और इतने कम सीट्स है तो एक स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे अपने आप को उस कंपटीशन में? देखो, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी एग्जाम में बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और पेपर में आता भी बहुत कुछ है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लीगल के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, और 5 to 7 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जो आप वो सीमर इंस्टीट्यूट का गुरु मंत्र है, फिर वो आप अपने इंस्टीट्यूट में बताते हो? हाँ, नहीं, वो तो देखो, हम भी, हमारा एक ही गुरु मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। जो बच्चा मेहनत करेगा वो निकलेगा। चाहे आप इसकी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें कोचिंग लेनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा जो पेपर है ऐसा, इसमें ऐसा आना है, तो आप कर सकते हो। कोचिंग का फायदा ये होता है सौरभ जी, इसमें एक तो रेगुलरिटी बन जाती है, बच्चे को वहाँ पे कोचिंग में आना है, फीस देनी है, डेली टेस्ट होना है, हमने ओरल टेस्ट लेने हैं, तो ये रेगुलरिटी बन जाती है वहाँ पे। और एक हमें एक्सपीरियंस से लगा लो कि हमें पता होता है कि भाई इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है कोचिंग का।
एक ना अमित जी, मैं इन सब चीज़ों से हटके एक मेरे दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने भी अपना काम स्टार्ट करा ना, भी मेरे को अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। आमतौर पे युवा हम देखते हैं जब स्टार्ट करते हैं, या फिर उनको लगता है नहीं यार नहीं चलेगा, कहीं जॉब मिल गई या कहीं उनको ऑफर आ गया भी हाँ ये बंदा हम लेते हैं। आपको भी ऑफर बस बहुत आए होंगे भी इधर जॉब कर लो इधर जॉब कर लो, पर उन सब से हटके आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला। तो आप युवाओं को कैसे वो करोगे कि अपना काम करें वो, अगर उन्होंने अपना काम करना है या उनका मन है बट उनका नहीं चल रहा, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे उस चीज़ देखो ऐसा है सौरभ जी, मैं इंडिया में मोस्टली जो कल्चर है, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में, हम्म, हिमाचल में, वो गवर्नमेंट जॉब का है। हम्म, तो मुझे मैं बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आया था, जब हम्म, फाइनेंशियली भी कोई मतलब ठीक था, काम दाल रोटी हम्म, चल रही थी, बस फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, हम्म, ना कोई और इतना कोई बैकअप था। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप दाल रोटी तो खा सकते हो, बट दाल पनीर नहीं खा सकते। हम्म, तो इसलिए मुझे लगता है कि बिजनेस, नो डाउट, एट एनी टाइम बिजनेस इज फार बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, बट इसमें जो सक्सेस है हम्म, उसमें इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूट खोला या कोई भी बिजनेस करा 6 महीने साल में चल जाएगी। हम्म, मेरे को आज 12 साल हो गया, तब जाके ये लेवल आया है कि अभी भी कंपटीशन, अभी भी माइंड में डर रहता है कि भाई नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा मेहनत करनी है। हम्म, यू कैन नॉट बी कॉम्प्लिसेंट। अगर एक हम्म, बार रिजल्ट आ गए मैं कॉम्प्लिसेंट हो जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, हर साल हमें अपने जो है चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, नई हम्म। नई टेक्नोलॉजीज है, उसके अकॉर्डिंग हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। अमित जी, आमतौर पे जैसे हमने इतने, चलो अभी बच्चों की बात कर ली, इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली, पर अगर मैं लॉ की बात करूं, देश में हम देखते हैं अभी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे स्टेटमेंट दे दी, इतना उसको हाई वो करा, अभी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं ना, तो उन चीज़ों को फिर एज ए लॉयर आप कैसे देखते हो कि ऐसी चीज़ें, मतलब कैसे स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसे लोग? देखो ऐसा सौरभ जी, इसके लिए हम पूरी जुडिशरी को तो नहीं ब्लेम कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल बेंच जज होता है, उसमें एक हम्म, जज होता है, तो ये जज का पर्सनल व्यू भी हो सकता है कई बार। तो इसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेटमेंट दे दी, उसको क्लैरिफाई कर दिया है, तो हम्म, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मली मतलब ऐसा है कि जस्टिस मिलता है, ऐसी बात हम्म, नहीं है, डिले ज़रूर हो जाता है। तो आप बोल सकते हो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम्म, उसके लिए ऐसा है कि हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन 150 करोड़ है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हम्म। तो नंबर ऑफ जजेस की कमी है इंडिया में। बट वही है ना कि लोग आते हैं, केसेस आते हैं, डेट पे डेट बढ़ती जाती है, इंसाफ तो मिलता नहीं। फिर चाहे वो हाई लेवल केसेस हो, अगर हम बात करें निर्भया केस, 12 साल बाद इंसाफ आता है, वो भी क्या ही इंसाफ आता है। तो फिर वही है कि लोग तो सिर्फ मोमबत्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, या फिर मांगते हैं कि जस्टिस दो जस्टिस दो, वो जस्टिस तो मिलता नहीं उनको। सौरभ जी, जब भी कोर्ट में कोई केस आता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो हम्म, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर चलता है। हमारे यहाँ पे दो तरह के प्रोसीजर है, हम्म, सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर। तो हम्म, जज को भी, कोर्ट को भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक केस में जब भी कोई, लेटर सपोज कोई मर्डर केस, कोई रेप केस आता है, उसमें विटनेसेस की गवाही होती है, एफएसएल हम्म। रिपोर्ट्स आती हैं, तो इसमें बहुत कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है फिर। तो हाँ, बट कोई हाई लेवल केस आ जाए फिर तो कहते हैं देश में बड़ा जल्दी इंसाफ मिल जाता है। अगर नबील इलाहाबादी की बात करें, एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट में उन्होंने दे दी, साथ के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके तरफ से नोटिस आ गया, उनको बैन कर दिया उनका शो थोड़े टाइम के लिए, समीर राणा को समन्स दे दिए। तो कहते हैं भी लेवल ऑफ पीपल के हिसाब से जस्टिस मिल रहा है आजकल देश में, कि हाँ आप छोटे लेवल के हो आपका जस्टिस लेट होगा, आप बहुत हायर अथॉरिटी हो आपका जस्टिस बहुत जल्दी मिल जाता है। नहीं, इस चीज़ में तो देखो कहीं न कहीं लैग करता है कि जो हम्म, हाइलाइटेड जो केस होते हैं उसमें जुडिशरी थोड़ा फास्ट ट्रैक करती है। हम्म, अदरवाइज़ फास्ट ट्रैक नहीं, इसका सिर्फ़ यही रीज़न है, लैक ऑफ नंबर ऑफ जजेस। जजेस का कोरम नहीं है कंप्लीट कहीं भी। तो अगर हम, जैसे आप भी इतना स्टडी करते हो, तो अगर आप भी देखो कि हमारे जो है लॉयर सिस्टम है या लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें क्या क्या चेंजेस अगर हम कर सकें जो बेटर हो सकता है देश डेवलपमेंट के लिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो प्रोसीजर है टाइम बाउंड होना चाहिए। हम्म, लाइक 6 मंथ्स में डिसीजन आ जाना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे क्या है, जो एफएसएल लैब्स हैं, हम्म, उनका ही नहीं, जो वहाँ पे जो सैंपल जाते हैं, ब्लड सैंपल या हम्म, कोई भी रेप केसेस में जो लिक्विड का सैंपल जाता है, उसका जो रिपोर्ट आती है वो उसमें 1 2 3 4 साल लग जाते हैं। तो हम्म, वहाँ पे बहुत लैग करता है सिस्टम। हम्म, और जब तक वो एक साइंटिफिक एविडेंस होता है एफएसएल की रिपोर्ट, जब तक वो नहीं आती तब तक केस हम्म, का डिसीजन भी नहीं आता है। कभी कोई विटनेस एब्सेंट रह जाता है, कभी जज नहीं आया है, हम्म, कभी वकील नहीं आया है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको गवर्नमेंट को कैटर करना चाहिए। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एक तो लैक ऑफ जजेस, और एक हम्म। प्रोसीजर में टाइम बाउंड प्रोसीजर होना चाहिए कि इतने टाइम में, 6 महीने में केसेस का डिसीजन आ जाना चाहिए। बट ऐसा कोई टाइम बाउंड, कुछ एक चीज़ों में तो टाइम बाउंड है, बट मोस्टली केसेस में टाइम बाउंड नहीं है, तो इसलिए प्रोसीजर वो है जो वो हैंग ऑन करता रहता है।
अब एक और चीज भी है ना, जैसे एकदम से एजुकेशन सिस्टम में भी हम बदलाव कर रहे हैं। जैसे पीछे हम देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन या सिलेबस में भी काफी चेंजेस कर दिए एकदम से। तो जो पास आउट हो जाता है बच्चा, या जो अभी करंट में है, उनमें फिर डिफरेंसेस आ जाता है कि मैंने तो ये पढ़ा था, अभी एकदम से सिलेबस चेंज कर दिया। देखो सौरभ जी, ऐसा है, जो लॉ है, हम्म। लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। हम्म। लॉ में हमेशा चेंजेस होते हैं। लॉ का पर्पज है सोसाइटी को सर्व करना। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे लॉ में भी चेंजेस आएंगे। लाइक पहले एसिड अटैक नहीं होते थे, फिर एसिड अटैक होने लगे, तो आईपीसी में सेक्शन नंबर 326A ऐड कर दिया जो एसिड अटैक से रिलेटेड है। पहले साइबर क्राइम नहीं होते थे, आजकल साइबर क्राइम होते हैं। हो सकता है 10 साल के बाद कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका आज हम ना सोच सके कि ऐसा भी हो सकता है। तो लॉ में हमेशा चेंजेस आते हैं, और एक जो लॉयर होता है, जो जज होता है, उसको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। हमें तो डेली अपडेट रखनी पड़ती है, तो इसमें तो चलता है, इसमें तो पढ़ना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली जो जिस लॉ में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब वो लोग ग्रो कर रहे हैं। मैं ये एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरे को लॉ की नॉलेज नहीं है मान लो, तो मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, मैं चाहता हूँ कोर्ट मेरी मदद करे, तो फिर मेरे लिए प्रोसीजर क्या रहता है, फिर सबसे इजी वे क्या है मेरे लिए, ताकि मैं उस चीज से निकल सकूँ। आजकल सौरभ जी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि आप खुद भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लाइक कंज्यूमर कोर्ट है, अगर आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया, कई बार आपने सुना होगा फोन मंगाया उसकी जगह ईट आ गई है, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें खुद भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारी चीजें, खुद भी आप जा सकते हो। वैसे तो लोग कहते हैं ना भाई, काले कोट और व्हाइट कोटों वाले से भगवान दूर रखे। बट जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पे अगर पिटीशन फाइल करना है किसी को, या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के खिलाफ करना है, तो उसमें भी फिर वो चार्जेस लगते हैं, कैसे प्रोसीजर रहता है उसका? नहीं, थोड़े बहुत नॉमिनल चार्जेस तो एप्लीकेशन या पिटीशन या रिट फाइल करने के लगते हैं। वकील को क्योंकि नॉलेज होती है फैक्ट्स की, पूरा जो प्रोसीजर की, तो इट इज़ बेटर टू गो वाया एडवोकेट, तो वो बेटर रहता है। तो एक अब सब चीज़ें सेट के वापस पंजाब यूनिवर्सिटी में आना चाहूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए आप हमें थोड़ी डिटेल्स दे सकते हो कि कैसे, कौन सी डेट को एग्ज़ाम है, कैसे एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा पैटर्न हमें समझा सकते हो उसमें? देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी 13 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर UILS का प्रोस्पेक्टस रिलीज करा है। उसमें जो एप्लीकेशन पूरे का पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास भी आती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना, पूरा फॉर्म ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो है ना, लास्ट डेट है 9 अप्रैल अप्लाई करने की। 20 अप्रैल को आपके रोल नंबर आ जाएंगे, 27 अप्रैल को टेस्ट है, और इसमें जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस डिपॉजिट करानी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप कर सकते हो इसमें। इसका टेस्ट जो है 27 अप्रैल को है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज 3 ईयर के फॉर्म अभी तक नहीं आए, टेस्ट की डेट आ गई है, 29 जून को टेस्ट है। इसके जो फॉर्म है मई मंथ में आने हैं, वो भी कंप्लीट ऑनलाइन होएगा। तो इसमें जैसे अब बीच में इवनिंग वाला मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी कि इवनिंग में भी शायद से कोर्स स्टार्ट होता है, तो वो डिफरेंस कैसे होता है इवनिंग और मॉर्निंग बैचेस में, अगर वो इवनिंग वाला कोर्स आता है तो? देखो, जो LLB का कोर्स है उसकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर जो इवनिंग LLB का जो कोर्स था, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कराती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी कराती थी, उसको बंद करा दिया था। एक तो इसमें शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें शायद स्टूडेंट टीचर का रेशियो का इसका कुछ इशू था। तो इसके करके बार काउंसिल ने उसको बंद करा दिया था, कुछ टाइमिंग्स का भी इशू था। तो अब शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में 2025 से दोबारा इवनिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर अब की बार नहीं तो 26 में तो 100% वो इंट्रोड्यूस होना ही है। तो उसके लिए भी एग्जाम वगैरह होता है? हाँ जी, थ्रू एंट्रेंस एग्जाम उसमें एडमिशन होगा। हमें जी, जैसे आपने बताया कि इतने बच्चे आपसे पास आउट हो गए, तो हम आपके एलुमनाइज के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है जब पर्स का कोई बच्चा अच्छी जगह पे काम करता है, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे तो बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तो एलुमनाइज के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे एक बार। नहीं, बहुत प्राउड फील होता है जब आपका पढ़ाया हो कोई स्टूडेंट या आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे हो उसका कोई ऐसे जेनिथ पे पहुंचता है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से जो जगदीश सिंह केहार थे, जो इंडिया के फर्स्ट 6 CGI थे, तो ही वाज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, वो इंडिया के पहले 6 CGI थे। तो ये बहुत प्राउड फील होता है। और भी हाई कोर्ट में 28 जजेस हैं अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से पास्ड आउट हैं। और भी जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो जुडिशियल सर्विसेज है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। सौरभ जी, विश्वास नहीं करोगे आप, जब मैंने यहाँ से LLM करी थी तो वी वर 42 स्टूडेंट्स। आज 42 में से मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो जजेस हैं और डिफरेंट स्टेट्स में है। आज हम कहीं भी चले जाएं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह जो हमारे सर्कल के जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स या कोर्ट में PP, APP, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लगे हैं। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा।
और ये सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज में नहीं, आप पुलिस में और ऐसे भी नहीं, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं, बहुत सारे लोग एमएलए भी बन गए हमारे साथ वाले, हमारे सीनियर जूनियर, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, शिमला हाई कोर्ट में है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो चलो पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलुमनाइज जो बहुत सक्सेस जिन्होंने अचीव करी है पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद। तो इतने सारे लॉयर हैं चंडीगढ़ में, इतने सारे वो हैं, तो कोई ऐसी कोई एग्जांपल है, कोई ऐसा सोशल कोज है कि जिसने होता है ना भी एक पूरे चंडीगढ़ को या पूरी एकदम से हिला दिया सबको, तो ऐसा कोई कुछ किस्सा है हमारे? देखो, एक मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। चंडीगढ़ सेक्टर 21 में मिस्टर सिद्धू हैं, आई थिंक उनका फुल नेम HS सिद्धू है। वो एक बार हिमाचल में कसौली कहीं घूमने गए हुए थे, तो उन्होंने रोड साइड नेशनल हाईवे पे कोई लिकर शॉप थी, तो वहाँ से लिकर लेके वो 2-3 फ्रेंड्स ने वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर ली थी, तो उसकी वजह से उनका वहाँ पे धर्मपुर कसौली के आसपास वहाँ मेन चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनको कोई लेपर्ड दिखा, जो था नहीं, वो सिर्फ उनको ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल वो उनको दिखा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया था। फिर उन्होंने पूरी रिसर्च करी कि जो ड्रिंक ड्राइव की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसका मेन कॉज क्या है। तो मेन कॉज था उसका कि जो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज पे बहुत सारे लिकर शॉप्स हैं, जो ड्यू टू द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर एल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑन दोज नेशनल हाईवेज, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो वो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा, तो आई थिंक इन 2017-18 सुप्रीम कोर्ट की उसमें जजमेंट आई थी कि नेशनल हाईवेज के जो 500 मीटर तक कोई भी लिकर शॉप नहीं होगी। तो उस टाइम चंडीगढ़ का भी जो मध्य मार्ग है, ये भी पहले नेशनल हाईवे होता था, इस पे जितने भी डिस्क थे बाहर थे, तो वो सारे बंद हो गए थे सेक्टर 7 में, सेक्टर 26 में, ड्यू टू दैट जजमेंट ओनली। उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होते थे, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, सबसे ज़्यादा डेथ होती थी, क्योंकि जो ये GT रोड है, जो पहले नेशनल हाईवे 1 होता था, NH1, इस पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। तो उस टाइम ये सारी लिकर शॉप्स उसकी वजह से बंद हो गई थी। ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपको लॉगिन नॉलेज थी, जब आप इतना कर सकते हो। आप PIL है कॉन्सेप्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पब्लिक के बिहाफ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ये डेफिनेटली एक नोबल कॉज है, जो करना चाहता है उसके लिए। वो एक लॉ की नॉलेज ने पूरी चंडीगढ़ हिला दिया उस टाइम पे, बिल्कुल। हाँ जी, सारे लिकर शॉप्स बंद हो गए थे। उनको उस टाइम बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी थी सिद्धू सर को कि भाई तो हमारी बंद करा रहा है शॉप, तो ये ठीक नहीं होगा। बट टू नो वेल ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और एक और मैं बता दूं, सिद्धू सर उस टाइम चल भी नहीं सकते थे, उनकी बैक में क्योंकि ड्यू टू एक्सीडेंट प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनोवा गाड़ी में वो स्पेशल उनके बैठने के लिए वो सीट बनी होती थी, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे। उन्होंने अकेले ने पूरा डाटा कलेक्ट करा था, कितनी लिकर शॉप्स हैं नेशनल हाईवे पे, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और फिर फाइनली देख लो आप, ये सिर्फ लॉ की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो वही ना कि अगर बंदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता ना, तो वही वाली बात उन्होंने सिद्ध करी। तो डेफिनेटली ठीक है। और एक मैं जाते जाते आपसे जरूर, हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं या जिन्होंने आज लॉ के बारे में नॉलेज ली, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो या कोई आपका संदेश, जो बच्चे आगे लॉ में जाना चाहते हैं उनके लिए? इसके लिए देखो, 2 तरह की LLB होती है। एक तो 3 ईयर LLB जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, एक 5 ईयर LLB जो आफ्टर +2 होती है। इसके लिए एक तो ये है कि आप अपना न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स है जिससे आपकी करंट अफेयर्स भी, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज पे कमांड होनी एक एडवोकेट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हो, तो इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इंडिया में आज भी, तो वो फ्लुएंसी होनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, लाइक इन पंजाबी में भी आर्ग्यूमेंट करते हो, चल जाता है। हरियाणा, हिमाचल में आप हिंदी में करते हो, चल जाता है, बट नॉट इन हाई कोर्ट, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं, नो डाउट स्काई इज़ द लिमिट। आप जुडिशरी में जा सकते हो, बहुत पावर है आपके पास। एडवोकेसी में जा सकते हो, पैसा भी, पावर भी, फेम भी, सब कुछ है। बट एक चीज़ इसमें है, इसमें लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा, लाइफ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो 1 मिनट का भी, एक आर्ग्यूमेंट करने का 1 मिनट का भी 20-20, 25-25 लाख चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई, इसमें तो स्काई इज़ द लिमिट है। बस पढ़ना पड़ेगा आपको लाइफ टाइम। एक भी दिन आप इसमें ऐसे खाली नहीं रह सकते।
और अपडेट रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, उनका पूरा आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा इसमें। धन्यवाद उमेश जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बड़ी सारी जानकारी हमने लॉ के बारे में ली आपसे। तो हम आशा करते हैं और आपको ऑल द बेस्ट है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, और उम्मीद करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे अच्छी अच्छी जगह पे जो है वो पास आउट होते रहे, और पंजाब यूनिवर्सिटी में आप बेस्ट रैंक जो है हर बार की तरह देते रहे। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश जी। सो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अमित सिमर, जिन्होंने हमें लॉ के बारे में जानकारी दी और हमें बताया कि और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पंजाब यूनिवर्सिटी में या आपको लॉ के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल देंगे, और इनका इंस्टीट्यूट जो है 24D सेक्टर में है, तो प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आप दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए पीयू पर।